विषय ग्रहों का प्रभाव जीवन में क्या पड़ता, यही चल रहा था। वे ग्रह क्या हमें सुखी अथवा दुखी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उनका इफेक्ट यदि पड़ता है तो कितना पड़ता है, किस रूप में पड़ता है, क्यों पड़ता है, यह कुछ प्रश्न हैं प्राय सबके मन में हमेशा उत्पन्न होते ही रहते हैं। एक जड़ वस्तु है, मैटर है, क्या वो हमारे जीवन को इतना प्रभावित भी कर पाएगी? विश्वास कई लोगों को बहुत है, कई लोगों को नहीं है। वो प्रभाव डालने वाले हैं कि सिर्फ संकेत देने वाले हैं, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि हम सभी लोग अपने भविष्य को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और तरह तरह के इंतजाम हम उसे व्यवस्थित बनाने के करते भी हैं। लेकिन उलझ कर के रह जाते हैं, विषय पूरा समझ में नहीं आ पाता है। उसी विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नौ ग्रह माने जाते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। भारतीय संस्कृति में दिनों के नाम भी इन ग्रहों पर पड़े हुए हैं। कुछ तो तथ्य होगा। मॉडर्न साइंस तो अभी आया है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का प्रेडिक्शन हजारों वर्षों से होता हुआ आया है और एकदम परफेक्ट निकलता है। जब सैटेलाइट भी नहीं थी तब भी भारतीय ज्योतिष प्रेडिक्शन कर देता था, उसी डेट को वो आता था। पूर्णिमा अमावस्या आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है। ये सब क्या है? क्या इन प्लैनेट से इनकी कोई रिलेशनशिप है? लोगों के मन में आश्चर्य तो होता है, जब हजारों वर्ष पूर्व सैटेलाइट नहीं थी, उस समय भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सब कुछ वो बतला देते थे। वो किस प्रकार से, कौन सा गणित उनके पास था जो सारा का सारा प्रेडिक्शन वो कर देते थे। आप लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं उठती? साइंस तो अभी प्रेडिक्शन कर रहा है कि एक्लिप्स आएगा, सोलर एक्लिप्स आएगा, वो सूर्य ग्रहण आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो पहले से करती हुई आ रही है। ज्योतिर्विज्ञान के जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, कुछ है उसमें, लगता है ना। उसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई इसे मिथ कह करके आगे बढ़ जाए, भ्रम कह करके आगे बढ़ जाए, पर जो साक्षात दिख रहा है उससे हम ऊपर तो नहीं उठ सकते। प्रभाव तो पड़ता है। अब रही बात लिविंग बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ता है।
मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना अंतर वो हमारे जीवन में पैदा कर सकते हैं। कल किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था, आशीष शायद आपने ही किया था, क्या प्रश्न किया था कल? इतने सारे लोग हैं और वो प्लैनेट्स तो उतने ही हैं और उतनी ही डिस्टेंस पर है। यदि इफेक्ट पड़ना चाहिए तो सब पर पड़ना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन पर ही क्यों पड़ता है? ऐसे भी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। अब इंडिया में लोग रह रहे हैं, पुणे में लोग रह रहे हैं, जो शनि ग्रह है, मंगल है, बुध है, गुरु है, उसकी दूरी उतनी ही है इस सिटी से, इस कंट्री से। जी महाराज जी। एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं और एक ही ग्रह में रह, एक ही घर में भी रह रहे हैं। चलो, एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, यदि उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो सब पर पड़ना चाहिए, एक पर ही क्यों पड़ता है? जी महाराज जी। आपको क्या लगता है, पड़ता भी है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। जैसे मैं उस समय ये क्वेश्चन करने के बाद बैठा तो किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी थी। हाँ, कि आपके अंदर जो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ हैं या केमिकल्स हैं, तो अगर उसमें से कुछ रेज निकलती हैं तो सर्टेनली बेस्ड ऑन आपके अंदर जो केमिकल्स हैं या आपके अंदर जो वेव्स हैं, वो रिएक्शंस तो हम समझते हैं सब लोग साइंस में। हाँ, सो वो कुछ लॉजिकल लग रहा है। हाँ, केमिकल लोचा कुछ तो हो सकता है उसमें। कुछ तो होगा। हर एक का एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितने भी लिविंग बीइंग हैं और बल्कि नॉन लिविंग बीइंग का भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है कि नहीं? साइंस के अनुसार तो होता है। होता है। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे रेडिएशंस निकलती हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, बॉडी हमारी कैसी बनती है बता सकते हैं? हमारा शरीर कैसे बनता है? मतलब खून, मज्जा, सप्त धातुओं से बनता है। भारतीय संस्कृति कुछ और भी कहती है। आयुर्वेद कहता है पंच तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, है ना जी। ये 5 तत्व पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। जो प्रकृति नजर आ रही है इन पंच तत्वों के आधार पर बनी हुई है। हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलकर के ही बना हुआ है, बना। जी महाराज जी। और हर एक तत्व का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। हमारी बॉडीज में जो बोन्स हैं, जो हार्ड पार्ट है, टीथ्स हैं, जो भी हार्ड पार्ट है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो लिक्विड फॉर्म है, जल आदि है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, वो जल तत्व को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम नेचर को भी देखें, प्रकृति को भी देखें, इस प्रकृति में भी पृथ्वी भरी हुई है, जल भरा हुआ है। हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, वायु तत्व अथवा आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ होती है ना। जी महाराज जी। वात की बीमारी हो जाती है, जैसे एलोपैथी गैस के फॉर्म में कहता है। तो जो वात भरी हुई है बेसिकली वो क्या है? वायु तत्व है। जब आप भोजन करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली जिसका वर्क करने लगता है, आयुर्वेद कहता है उसे जठराग्नि कहते हैं।
जिसकी जठराग्नि जितनी प्रज्वलित रहती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही अच्छा रहता है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करता है वो अग्नि तत्व है। और हमारे शरीर में आकाश तत्व भी, हॉलो पार्ट, खाली स्थान भी है। और पूरी प्रकृति भी ऐसी ही है, पूरा एक विज्ञान है, एक साइंस है। उसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, और पूरा जो स्पेस है, यूनिवर्स है, वो आकाश है। ह्यूमन बॉडी अथवा किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को अपन देखें, इन्हीं से मिलकर के वो बनती है। अब जो भी ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह की अपनी एक रेडिएशन निकलती है जी महाराज। सन को बोलते हैं, उसमें अल्ट्रा वायलेट जो है रेज आती हैं, वो हमारी बॉडी में इफेक्ट पैदा कर लेती है, आइज में इफेक्ट पैदा करने लगती है, करती है जी। तो जितने भी ग्रह हैं, अपने आप में ग्रह बेसिकली है क्या? मटेरियल, और उसके भीतर एनर्जीज है, ऊर्जा भरी हुई है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो कोई भी मर्क्यूरी हो, वीनस हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हम नाम ले लें, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सारे के सारे ग्रहों में एक ऊर्जा का संचार भरा हुआ है, उससे रेडिएशन निकलता है, रेस फैलती चली जाती हैं। वो रेस यहाँ तक हमेशा आती हैं। अब जिसकी बॉडी जिस प्रकार से बनती है, उसी का रिएक्शन उसकी बॉडी में होने लगता है। अब हमारी बॉडी बनती कैसे है? क्या सबकी बॉडी एक जैसी ही होती है? बॉडी फॉर्मेशन होता कैसे है? कब से शुरू हो जाता है हमारी बॉडी फॉर्मेशन? डे वन से। डे वन से? कौन डे वन किसको काउंट करोगे आप? जो गर्भ में जब भी आते हैं तो जो फर्स्ट डे में ही डे वन से वो गर्भ वाला डे वन काउंट करोगे कि जन्म वाला डे वन काउंट करोगे? गर्भ वाला। क्यों? आपका जन्म कब से माना जाता है? बर्थ कब से माना जाता है? हाँ, उससे 9 महीने पहले ही शरीर का रचना संरचना शुरू हो जाती है। 9 महीने 10 दिन, इतने टाइम लगता है? जी महाराज। ऑलमोस्ट इतने टाइम लगता है। 40 वीक्स बोलते हैं। 40 वीक्स वही 9 मंथ्स 10 डेज हो जाता है। जी महाराज। इतना पीरियड एक बच्चे की बॉडी को पूरा फॉर्म होने में लगता है। तो आपका जन्म कब से हुआ? जब मां के गर्भ से बाहर आए तब से माने, कि जब गर्भ में आ गए तब से माने? जब गर्भ में आ गए तब से। हाँ, जैन धर्म में भी तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। शुरुआत गर्भ कल्याणक से होती है, वहीं से मनुष्य आयु का उदय हो जाता है। तो सही मायने में हमारा जन्म जब हम गर्भ में आए तभी से प्रारंभ हो जाता है। अब वहां जन्म हो गया, तो जन्म हुआ तो होता क्या बेसिकली इसमें? क्या प्रोसेस घटित होती है? वो जीव है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से। नहीं, जीव तो बाद में आया उसमें। अच्छा, जिसे हम जन्म कह रहे हैं, होता क्या है वैसे? कैसे पैदा होता है? उस समय जो भी एग एंड स्पर्म्स मिलते हैं, बस उसके बाद एक जैसे ही मिलना हुआ, केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो गए, और फिर मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जाते हैं स्पीडली। ऐसी ना सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ऐसी होती। जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है? उस समय जन्म हो गया हमारा, कि वो एक जस्ट केमिकल रिएक्शन अकेले चल रहा है, 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक एग है और एक स्पर्म है, दोनों मिलते हैं। मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से हाँ। जब ये दोनों मिलते हैं तो जो हमारा क्रोमोसोम्स हैं और जो मतलब कोड है, उसके हिसाब से वो ग्रोथ आगे बढ़ने लगती है। तो ग्रोथ क्यों बढ़ रही है? ग्रोथ क्यों हो रही है?
क्यों होती है ग्रोथ? नेचुरल जिसे हम ग्रोथ कह रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? शरीर का बढ़ना और शरीर का बढ़ना, शरीर अपने आप में कैसे बढ़ रहा है? अंगोपांग का फॉर्मेशन होना, यानी कुछ तो है उसके भीतर आ गया है। जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है, उसमें से अंकुरण पैदा हो जाता है और वह प्लांट हमें दिखने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब कुछ तो है उसके भीतर। क्या है वो? एक जीव आ गया। अब साइंस उसे स्वीकार करती है नहीं, वो कुछ एनर्जी के फॉर्मेशन में ले लेती है, पर है कुछ। जैन धर्म में कहता है उसमें जीव आ गया है, एक आत्मा आ गई है। आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। रह सकती? बिल्कुल नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। तो जो एग और स्पर्म मिलते हैं वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, उस आत्मा को स्थान देते हैं जन्म देने के लिए, शरीर को ग्रहण करने के लिए। यही होता है। हाँ, इसे योनि स्थान कहा जाता है। अब नेचर में हम देखते हैं बारिश होती है, मिट्टी होती है, उसमें काई लगने लगती है, पानी में काई जम जाती है, बैक्टीरियास पैदा होने लगते हैं, ऑल ऑफ सडन पैदा होने लगते हैं। वो कहाँ से पैदा हो जाते हैं? हाँ, एक जीव वहां पैदा हो रहा है मां के गर्भ में, और एक नेचर में हम जब देखते हैं वहां किसी की नीड नहीं होती। खेत में खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है, लेकिन किसी फसल को पैदा करने के लिए किसी बीज को बोना पड़ता है। लेकिन खरपतवार जब सीड बोया जाता है तो वो अच्छा प्लांट बढ़ता है, लेकिन जो घास फूस है वो अपने आप ही पैदा हो जाती है। वो कैसे पैदा हो जाती है? और उस आम के वृक्ष को पैदा करने के लिए आपको गुठली को बोना पड़ेगा। वातावरण में कैसे पैदा हो गई? वहां पर भी सेम प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है? कौन सी प्रोसेस घट रही है? जहाँ पर कुछ तो केमिकल रिएक्शन या फिर जो जीव के जन्म होने की योनि स्थान के जैसे माहौल क्रिएट हो रहा है, और वहाँ पर तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे एग और स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। बस क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश आ जाती है, शाम के समय आप लाइट जलाते हैं, अचानक आपको कीड़े उड़ते हुए नजर आने लगते हैं। कहाँ से आ जाते हैं वो? चलो आप ऐसा कह सकते हो कि बैक्टीरिया को पैदा होने के लिए गंदगी चाहिए, पानी गंदा चाहिए, मिट्टी चाहिए, काई लगने के लिए वो चाहिए। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं शाम को सनसेट के बाद, अचानक वो उड़ने वाले कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, समूर्छन जीव। क्या वहां पर कोई एग स्पर्म था? नहीं था, फिर भी आ गए। तो जैन धर्म कहता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, एक स्थान बन जाता है जीवों को जन्म लेने के लिए, वो सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। और एक जन्म होता है जो माँ के गर्भ से होता है, वो गर्भज कहलाता है ना। अब जो माँ के गर्भ से पैदा होने के लिए एग और स्पर्म की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आकर के कौन सा जीव जन्म ले लेता है? उसी पर्टिकुलर वो उसी स्थान को क्यों सिलेक्ट करता है? वो तीर्थंकर की मां को ही क्यों सिलेक्ट करता है? वो तीर्थंकर का जीव, वो नारायण जो श्री कृष्ण का जीव वहीं पर आकर के क्यों पैदा हो गए? वो देवकी की कोख में क्यों? इतने सारे एग और स्पर्म मिल रहे थे, पर्टिकुलर वही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्या उसके पीछे रीजन क्या? कर्म का सिद्धांत है, और कुछ तो होगा कि नहीं होगा? तो यहां कुछ आ जाता है जिसे हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। ये कर्म सिद्धांत भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सिर्फ जैन फिलॉसफी में ही है। दुनिया में जितने सारे धर्म, जितनी फिलॉसफी है, वहां सिर्फ ये बोला जाएगा कि अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां। एज यू सो सो विल यू रीप। जो आप बोओगे वही आप पाओगे, है ना। अच्छा करोगे अच्छा फल, बुरा करोगे बुरा फल। लेकिन डिटेलिंग क्या है इसकी दुनिया में ऑलमोस्ट कहीं पर नहीं है।
क्या करने से क्या हो जाता है, वही जीव वहां पर आकर के क्यों पैदा हो जाता है, और जगह क्यों नहीं पैदा होता है, उसी एग और स्पर्म के माध्यम से उसकी ग्रोथ क्यों होने लगती है। तो जो आत्मा जिस प्रकार के कर्म अपने साथ लेकर के आती है और उस मां के गर्भ में पैदा हो जाती है, तो जो कर्म उसके होते हैं अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग वो उस प्रकार के रॉ मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगती है। यानी जो शरीर की फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो सिर्फ मां के ब्लड, मां का खाया हुआ अन्न उसी से नहीं होता है, वो उसी प्रकार के मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा जो बॉडी को फॉर्म करेगा। इस कारण सबकी बॉडी जो है अलग अलग प्रकार की होती है, किसी की वात प्रकृति की, किसी की पित्त प्रकृति की, किसी की कफ प्रकृति की। सबका स्टेमिना डिफरेंट डिफरेंट होता है कि नहीं। बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, लुक्स अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। नहीं, कुछ वो जीव, कुछ आत्मा वो अपने साथ लेकर के आती है और उसी के अनुसार अब जैसा शरीर वो बनाने लगती है, शरीर की रचना का जो मटेरियल जिस प्रकार का होता है उसी के अनुसार जो प्लैनेट्स हैं, अब उसकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करेगी उस प्रकार के रेस को वो अट्रैक्ट करने लगता है। अब जैसे ही जन्म हुआ तो एक हॉरोस्कोप तैयार हो जाता है, कुंडली तैयार हो जाती है। वो कुंडली कैसे तैयार होती है, वो जन्म कहाँ से मांगती है, जिस दिन धरती पर जन्म होता है, जिस दिन वो जन्म ले लेता बाहर आ जाता तब से नहीं। पूछना उनसे, वो 9 months 10 days बैक जाकर के कैलकुलेशन होता है मेनली। जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज लेकर के फिर जहां प्लेस होता है उसके अनुसार उस ग्रह की अक्षांश दिशा कितनी, कैसी, किस एंगल में कितनी दूरी है, उसके अनुसार दिख रहा ऐसा है कि जिस दिन जन्म हुआ उस दिन पर जो कैलकुलेशन होता है वो गर्भ से लेकर के होता है। अब पर एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट ये तो जज नहीं हो पाता है। इस कारण बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जो वेरिएशन आता है प्रेडिक्शन में, उनके अनुसार कह रहे हैं, वो सिर्फ एक अज्यूम करते हैं कि लगभग इतना होगा, तो उसके अनुसार वो वेरिएशन आने लगता है और जिसका एकदम फिट बैठ जाता है उनका प्रेडिक्शन एकदम ठीक आ जाता है। उनके अनुसार समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिस समय वो आत्मा उस शरीर को फॉर्मेशन करने की प्रोसेस शुरू कर देती है, वो टाइम होता है, वो उसके कर्म होते हैं, इस प्रकार के मटेरियल को वो चारों तरफ अपने जमा करती है और जैसा बॉडी मटेरियल होगा उसी के अनुसार अन्य ग्रहों की दशा का इफेक्ट उस शरीर पर पड़ने लगता है। क्योंकि हमारा शरीर, ह्यूमन बीइंग का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 5 तत्वों से मिलकर के बना है। बिल्कुल सबका शरीर ऐसे ही होता है। तो जिसका तत्व जिस समय जितना जिस पोजीशन में होगा उसके अनुसार उन ग्रहों के जो रेज निकलती हैं वो इफेक्ट उसमें पैदा करते हैं। महाराज जी, लेकिन ये बात अगर सत्य है, हाँ। ठीक है, तो जैसे कि ट्विंस पैदा होते हैं, हाँ। हम बोलते हैं कि ठीक है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, उनके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फील्ड डिफरेंट होगी, बट ज्योतिषी तो सेम कुंडली बनाता है। हाँ, जब सेम कुंडली बन रही है तो फिर जीवन दोनों का सेम क्यों नहीं होता। बर्थ टाइम का हार्डली 2, 3, 4, 5 मिनट्स डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही बनती कुंडली। और गर्भ का समय तो सेम रहेगा। हाँ, गर्भ का समय भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब जैन साइंस ये कहता है, देखना जैन साइंस की विशेषता बताते हैं, जब वो एग और स्पर्म मिलते हैं उसी समय उसमें जीव आ जाए नॉट नेसेसरी। मिलने के बाद उस टाइम से लेकर 15 डेज तक के पीरियड में कभी भी आकर के जीव जन्म ले सकता है। केमिकल रिएक्शन चलते रहेगा, सेल्स की ग्रोथ होती रहेगी। कि सेल्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक आत्मा आकर के पैदा हो चुकी है। जो सेल्स बढ़ रहे हैं वो सम्मूर्छन की भांति, जैसे अपने बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमेशा पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं कि नहीं अपनी बॉडी में। तो वो एक रिएक्शन चल रहा है, वो बढ़ते रहता है। तो जैन साइंस ये कहता है
हो सकता उसी समय कोई आत्मा आकर के जन्म ले ली, अथवा उस टाइम से लेकर के 15 डेज का जो पीरियड होता है, 15 दिन के पीरियड में कभी भी आकर के कोई भी जीव जन्म ले सकता है, उसको अपनी बॉडी बना सकता है। पूरा लॉजिकली है। इस कारण आपने कई ऐसे उदाहरण सुने होंगे शास्त्रों में। एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति का मरण हुआ और वह अपने ही पत्नी के गर्भ में अपने ही स्पर्म से पैदा हो गया। पिता भी वही था, पुत्र भी वही जीवात्मा थी। जो पहले उसकी मां थी, जो पहले उसकी पत्नी थी, अब उसकी मां बन गई। आता उदाहरण, पढ़ना आप कभी ग्रंथ को यदि पढ़ा हो, उसमें प्रतिमानियों की कथाएं आती हैं। अब साइंस तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता, बोले पुनर्जन्म, वो तो जन्म, वो आत्मा को ही नहीं मानता, तो पुनर्जन्म की बात क्या होगी। लेकिन जैन साइंस ये कहता है बिल्कुल, वो उसमें वो जीव कभी भी आकर के अपना शरीर उसे बना सकता है और हो सकता है और होता है। तो वो जैसे कर्म लेकर के आता है, उस प्रकार का मटेरियल उसकी बॉडी लेकर के पूरे रचना तैयार करती है। अब जैसा उसका शरीर होगा, उस शरीर के अनुसार ही उसका जो इफेक्ट, पूरे यूनिवर्स में जितने भी ग्रहों की जो दशाएं हैं, उनमें से रेज रेडिएशन निकल रहे हैं, उतना वो अट्रैक्ट कर लेंगी, कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को किसी ग्रह की ज़्यादा दशा लग जाती है। अब वो प्रेडिक्शन ये करते हैं एस्ट्रोलॉजर, जब उसका जन्म हुआ तो उस समय पर्टिकुलर प्लैनेट्स किस पोजीशन में था। घर होते हैं, उसमें ग्रह बैठे हैं, मीन्स उस टाइम पे उस प्लेस के अनुसार जब ये जीव यहाँ पर आया तो चारों तरफ क्या दशा थी, उनकी पोजीशन, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहते, प्लैनेट्स हमेशा फिक्स नहीं रहते, हमेशा रोटेशन करते ही रहते, मूवमेंट उनमें हमेशा होता है। 15 डेज तक का आता है, कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में वर्णन आता है। बिल्कुल इतना टाइम पीरियड होता है, कभी भी आकर के जन्म लिया। तो उसके अनुसार जब हमारा शरीर बन गया, अब शरीर और उन ग्रहों की दशा, तो वो प्रभाव इस सेंस में डालते हैं कि आपकी बॉडी को जैसा उनका रिएक्शन होगा, इससे ज़्यादा उनका प्रभाव कुछ नहीं होता। फिर जैसे आपकी बॉडी बनती है तो फिर वो कहता है कि ये खराब ग्रह है और ये मित्र ग्रह है, ये शत्रु ग्रह है। तो उसकी शांति के लिए वो क्या सजेस्ट करते हैं, समझना, पूजा विधान दान नहीं, एक वो सजेस्ट करते हैं स्टोन, अथवा वो रंग सजेस्ट करते हैं। अब देखना, अब हम इन ग्रहों के रंग भी समझ लें और इनके भी एलिमेंट समझ लें। पहले तो जितने भी ग्रह हैं, अब सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह उसके भीतर अग्नि तत्व है। हर ग्रह का अपना प्रभाव है, अपने आप में वो क्या करता है। सूर्य ग्रह जो होता है कैसा होता है, रेडिश होता है, लाल अग्नि जैसा, अग्नि तत्व है उसके भीतर। सूर्य ग्रह जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे सूर्य इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में राजा की भांति, इंद्र की भांति होता है, मुखिया माना जाता है। ऐसे ही घर में, जिस घर में आप रहते हो, आपके घर का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, आपके पिता, स्वामी, प्रभावशाली, है ना, सब कुछ उन्हीं के अनुसार होता है। आपकी पहचान भी उनसे होती है, आपको जो भी फैसिलिटीज मिलती है उनसे होती है, जो फेम आदि दिलाने वाले होता है। तो सूर्य की जो प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल मैच करेंगी आपके घर में रहने वाला जो मुखिया होता है, समझना। दूसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है, शीतल होता है। चंद्रमा में है वाटर एलिमेंट, जल तत्व, उसका कलर वाइट। समझते जाना, फिर हम आपको कैसे जोड़ने वाले हैं, इसको समझ लेना पहले। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट। हमारे शरीर में जो जल तत्व है
उसको बैलेंस करता है। और जल तत्व अथवा वाटर एलिमेंट अथवा वो चंद्रमा व्यक्ति के भीतर भावनाओं को पैदा करने का काम करता है, संवेदनाओं को पैदा करने का काम करता है। जो कितना भावुक होता है व्यक्ति, इमोशंस जिसके बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे से में प्रभावित हो जाता है, वो संवेदनशील होता है। तो जिसका सूर्य मजबूत होता है ग्रह, समझना वो अपने आप में प्रभावशाली रहेगा, तेजवान रहेगा, पुण्यशाली रहेगा। यानी जैसे सूर्य चमकता है, यानी जिस समय उसकी जन्म हो रहा है उसका इफेक्ट ये रहेगा। जिसका चंद्रमा मजबूत रहेगा, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके घर में रहने वाली आपकी माता को, माँ को। माँ भावुक होती है, संवेदनाओं से भरी होती है, ममता से भरी होती है। जिसका चंद्रमा मजबूत रहता है उसकी बॉन्डिंग अपने माँ से बहुत अच्छी रहेगी। जिसका सूर्य मजबूत रहेगा उसकी बॉन्डिंग अपने पिता से बहुत अच्छी रहेगी। जिसका सूर्य कमजोर रहता है उसकी बॉन्डिंग अपने पिता से अच्छी नहीं रहती है, उसकी माँ से चंद्रमा के कारण नहीं होती। फिर उसके बाद आता है मंगल ग्रह, मार्स। उसका एलिमेंट भी है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। मंगल ग्रह ऊर्जावाचक, उत्साह को बढ़ाने वाला, एनर्जेटिक रखने वाला, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करने वाला। जिसका मंगल ग्रह उस समय अच्छी दिशा में, उसका अच्छे घर में बैठा है, तो वो मंगल ग्रह से जो रेज आएंगी उसके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। वो हमेशा उत्साहित भरा हुआ रहेगा, बना हुआ रहेगा। कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं ना, होते हैं कि नहीं आलसी? एकदम बुझे बुझे से जीते हैं, काम में उनको कुछ करने में उत्साह ही नहीं रहता है, मजबूरी में जैसे तैसे खींचते रहते हैं। जिसका ऐसा नेचर है, मैच करके देखना, उसका मंगल ग्रह वीक पोजीशन में रहेगा। ये रिलेशन, अब मंगल ग्रह कुछ नहीं कर रहा है इसे समझने की कोशिश करना आप लोग। वो सूर्य ग्रह कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि उस समय उसकी पोजीशन थी। तो मंगल ग्रह मीन्स आपके घर में रहने वाले आपके बड़े लोग, जो आपको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनके साथ रह करके आपको एक सुरक्षा का वातावरण मिलेगा। उनके साथ रह करके आपको लगेगा कि नहीं, कोई तो है हमें संभालने वाला, सपोर्ट करने वाला। बुध ग्रह, उसका मंगल ग्रह का कलर भी लाल, यही होता है नहीं होता? मार्स कहा, बुध ग्रह हमारी बुद्धि को बताने वाला, जिसकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जब ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, इसका बुध ग्रह मजबूर रहता है, वो हमेशा अच्छा स्पीकर रहेगा, अच्छे से बोलेगा। बुध ग्रह जो है वह एलिमेंट, वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ग्रह, गुरु अपने आप में सबसे पावरफुल। वैसे हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठे हैं, लॉजिकली जो जोड़ना है इसका हम बता रहे हैं। गुरु ग्रह पृथ्वी एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, पीला रंग, आचार परमेष्टि। जब हम नमोकार मंत्र रंगों से ध्यान को, रंगों से नमोकार मंत्र को ध्याते हैं, तो मैच करते जाना, उसमें भी 5 कलर है। अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु। अरिहंत परमेष्टि, नमो अरिहंताणम जब हम कहते हैं तो उनका रंग सफेद है। नमो सिद्धाणम जब हम कहते हैं तो उसका रंग जो है लाल। नमो आयरियाणम कहते हैं तो रंग है पीला। नमो वज्जायाणम कहते हैं तो रंग है उसका हरा। और नमो लोयसव्यसाउणम नीला अथवा काला। अब जिसका गुरु मजबूत होता है, यानी वो पृथ्वी तत्व, वो हमेशा फर्म रहेगा, दृढ़ रहेगा, वो वात्सल्य से भरा हुआ रहेगा। समझना, जो क्वालिटीज गुरु की होती हैं, गुरु अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है।
शुक्र ग्रह, उसका भी जल तत्व है, वाइट रंग है। शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ पार्टनर, जहां प्रेम की भावना रहेगी, एक दूसरे को चाहने की भावना रहेगी, जो इंद्रियों के विषयों की ओर भागने वाला होता है, हमेशा विषयों को चाहने वाला होता है, वो शुक्र ग्रह। जिसका वो स्ट्रांग रहता है वो इस ओर ज्यादा भागता है, समझना। और जिसका वो वीक होता है, हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ती है। देख लेना, आप तो आजमा करके देख लेना। यदि वीक है तो क्या करना चाहिए, स्ट्रांग है तो क्या करना चाहिए, वो बात की बात अपन बाद में आएंगे। शनि ग्रह काला रंग, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। शनि ग्रह आपके घर में रहने वाले आपके नौकर चाकर को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस फील्ड में हैं वो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। शनि ग्रह हार्ड वर्कर, मेहनत कराने वाला। कोई भी ग्रह खराब नहीं होते और कोई भी ग्रह अच्छे नहीं होते। किसी ने पूछा था हमारे शनि की 7.5 लगी तो क्या करना। शनि ग्रह अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। यदि जो हार्ड वर्क करेगा उसके लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला रहेगा, वो बढ़ाने वाला नहीं रहेगा, इंडिकेट करेगा। और जो आलसी रहेगा वो और उसको परेशान करेगा। राहु, वो भी काला रंग। जब राहु सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इस बार केतु में सूर्य ग्रहण लग जाता है और राहु में चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो राहु पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आने वाला, और केतु जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने वाला। तो राहु हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है और केतु हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसका केतु वीक रहता है, वो बीमार हमेशा बना रहता है। इसका राहु मजबूत होता है, उसके बोलने की क्षमता बड़ी गजब की होती है। चमकता हुआ है, वो अच्छा बोलने वाला है। जो भी बोलेगा इफेक्टिव बोलेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट होगा सामने वाले पर। अब इनमें जो एलिमेंट है वही आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। अब आपकी हॉरोस्कोप कुंडली बन करके आ गई है, अब समझना। अब वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है सूर्य कमजोर है, राहु की दशा है, महादशा है और अंतरदशा है, तो वो आप पे प्रभाव डालेगा। फिर हम कह रहे हैं वो प्रभाव नहीं डालेगा, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। वो प्रभाव सिर्फ आपकी बॉडी को लेकर के उतना ही डाल सकता है। अब यदि हमें सूर्य ग्रह को बढ़ाना है, मान ली कमजोर है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं? बीमार व्यक्ति क्यों पड़ता है? हाँ, पहले ये बता सकते हो? जब भी आपको कोई डिजीज होती है, मेडिकल साइंस के अनुसार आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ जाते हैं जिससे आपको डिजीज हो जाती है? हाँ बोलिए। आयुर्वेद के हिसाब से तो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, और एलोपैथी के हिसाब से? एलोपैथी के हिसाब से कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, कुछ ग्रोथ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, और उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो WBC जाता काउंटिंग, RBC काउंटिंग में वेरिएशन होने लगेगा। कुछ एंजाइम्स जो है उसकी क्वांटिटी, जैसे शुगर, डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है? उसमें जो इंसुलिन है उसकी मात्रा कम होने लगती है। यानी कि जो है इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है बॉडी में। तो वो जब भी टेस्टिंग कराते हैं तो वह जो टेस्ट रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, RBC की काउंटिंग है, WBC की है, LFT टेस्टिंग है, और क्या क्या टेस्टिंग है, ग्लूकोज कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, लीवर की है, पूरी ये सब, वो सारे के सारे वो बताएंगे कि इसमें ये कमी है, पोटेशियम
कम हो रहा है, सोडियम की मात्रा कम हो रही है, वोटेवर जो भी है उनका टर्मिनोलॉजी वो है। यानी बीमार पड़ रहा है व्यक्ति, यानी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एलोपैथी के हिसाब से कुछ एंजाइम्स बढ़ गए हैं और कुछ एंजाइम्स की मात्रा कम हो गई, ठीक है। अथवा आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस होना ही व्यक्ति के शरीर में डिजीज पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। अब इसे हमें ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? एलोपैथी के हिसाब से क्या रेमेडीज है? हमेशा रिप्लेसमेंट की बात करते हैं वो। ऐसी कोई मेडिसिन लें, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए कहा जाएगा इंसुलिन के इंजेक्शन लो। ने जो डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी इस इंसुलिन की इंजेक्शन लेने से दूर हो जाएगी। विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो कुछ ऐसे वो टेबलेट दे देंगे जो अंदर जाकर के उसकी पूर्ति करेंगे। ने एक तरीका होता है कुछ मेडिसिन ली जाए तो जो एंजाइम्स की कमी है अथवा जो एक्सेस मात्रा में है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा केमिकल दिया जाता है, यही है ना जी। वात पित्त के कफ के जब इम्बैलेंस होता है तो आयुर्वेद क्या करता है? वात पित्त कफ को कम ज्यादा करता है वो वाली अच्छा, मेडिसिन। वात पित्त कफ को कम ज्यादा करने के लिए क्या साधन है? सीरीज भी है, अच्छे से बता सकते हैं। हाँ बताओ। देखो इससे समझ लो, कंसेप्ट समझोगे तो बहुत काम आएगा आपको। हम इस कंसेप्ट को इस कारण आप तक लाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें सब यहीं तक घूम करके आएंगी। धर्म भी यहाँ घूम करके आएगा, ये ग्रहों की दशा भी यहाँ आएगी, ये मेडिकल साइंस के अनुसार जो मेडिसिन है वो भी आएंगी, नेचुरोपैथी भी आएगी, एलोपैथी भी आएगी, होम्योपैथी भी आ जाएगी, आयुर्वेद भी आ जाएगी। हाँ बताना चाहिए। जैसे पित्त महाराज जी अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना होता है। हाँ। तो अगर पित्त की अधिकता हो गई तो उसका मतलब अग्नि की अधिकता हो गई। हाँ। तो उसे शमन करने के लिए ऐसी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे पित्त शमन हो जाए। अच्छा, वात की अधिकता होने पर कुछ ऐसी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा, वात शमन हो जाए। अच्छा, अब वो शमन करने के कितने तरीके हैं? ये तो इंटरनल एक मेडिसिन ली जाए, कई सारे तरीके हैं। तो और दूसरा कौन सा तरीका है? पंचकर्म भी हाँ, उसमें है। एक नेचुरोपैथी भी आ जाती है, पंचकर्म जिसे आप कहते हैं। नेचुरोपैथी में किसका यूज होता है? मिट्टी, नेचुरोपैथी में ये है महाराज जी, मिट्टी, हाँ, पानी, स्टीम, हवा, यही है ना, ये 5 तत्व का प्रयोग करते हैं। वो एक्सटर्नली कुछ यूज करके, मिट्टी पट्टी जो होती है ना, खेत की जो मिट्टी होती है, यदि उसे पेट में रख दिया जाए तो पेट की पूरी गर्मी, इवन आपको जो घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, यदि उसके ऊपर वो मिट्टी का लेप कर दिया जाए तो वो घाव भी ठीक हो जाते हैं। नेचुरोपैथी वो 5 एलिमेंट्स का जो इम्बैलेंस था, उस इम्बैलेंस को उन 5 एलिमेंट्स एक्सटर्नल के माध्यम से वो दूर करता है। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस था, वो इम्बैलेंस है कुछ इंटरनल औषधि लेकर, दवा लेकर के। एलोपैथी में क्या किया जाता है? जो आपने बताया महाराज जी, उसमें भी कोई मेडिसिन लेकर के। इसके अलावा और कौन सी पैथीज है? नहीं, और भी पैथी है। एक आती है एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में क्या होता है? पॉइंट्स दबाते हैं। हाँ, वो कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे, संतुलन हो जाता है उससे। कैसे संतुलन होता है? पॉइंट दबाने से। आपके हाथ में, पाम में वो पॉइंट दबा रहे हैं ऐसा ऐसा करके, और वो मैग्नेट लगा देते हैं, टेप से लगाते हैं, उससे कैसे इफेक्ट हो जाता है पैदा, बता सकते हैं? वो महाराज जी उनके यहाँ इस प्रकार से चाइनीज एक्यूप्रेशर में धारणा है कि हाँ? ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर इंद्रबस्ती मर्म है, तो ये दाईं आंत को नहीं तो सक्रिय करता है। कैसे कर रहा है? इधर दबाने से इधर इफेक्ट कैसे पैदा हो रहा है? इस अंदर ही अंदर कुछ प्राणवाहक चैनल होते हैं जिसके हाँ। माध्यम से ऐसा कुछ होता यानी है। पूरा हमारे बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका कनेक्शन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहता है। आप टॉप टू बॉटम कहीं पर भी दबाओ तो उसका इफेक्ट, जैसे रस्सी को यहाँ से हिलाओगे तो वहाँ पर भी वो मूवमेंट अवश्य होगा। तो जब पॉइंट्स प्रेस करते हैं अथवा एक्यूपंक्चर में वो निडल से पंक्चर करते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली, घटित क्या होता है? जहाँ तक हम समझते हैं, जिस पॉइंट को प्रेस किया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है, और वो ऑक्सीजन की मात्रा उस इम्बैलेंस को दूर करती है। हाँ हाँ हाँ,
समझो इस विषय को, थोड़ा सा समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ जी, ताइची में क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर का ही एक ब्रांच है कि हाँ। ये जो एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, उंगली और पैर की उंगली, हाँ। वहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं हमारे एंड पॉइंट्स में, एंड देन हम वहाँ पर जब एक्टिवेट करते हैं तो वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारी डिसीजेस सही होती हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी पैथी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो पैथी कर क्या रही है, बेसिकली हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए जो भी इम्बैलेंस था अथवा जो भी डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को दूर कर रही है, अथवा जो एक्सेस मात्रा में काउंटर बैलेंस करके मेडिसिन के माध्यम से व्यवस्थित बैलेंस किया जाता है। ये रेकी का भी नाम सुना आपने, प्राणिक हीलिंग? जी महाराज जी। क्या होता है बेसिकली रेकी, प्राणिक हीलिंग? ये थॉट्स के द्वारा थॉट्स के द्वारा, हाँ सौरभ एनर्जी ट्रांसफर करने का। वो बोल रहे विचारों के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, की भावनाओं के द्वारा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि ल्यूकोस की हम जैसे पिक्चर की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर एक ऑरा होता है, उसके अंदर स्पेसिफिकली अलग अलग कलर्स दिखते हैं। हाँ। तो उसमें जिस जगह पर जैसे हमने कृष्ण या कपोत या जो भी कलर है, जिस पर्टिकुलर ब्लैक हो गया है या ब्लू हो गया, यानी वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, Right. उस जगह पे आपकी कोई डिजीज उत्पन्न हो गई है, तो रेकी के माध्यम से एक्सटर्नल एनर्जी का फोर्स देके उस फ्लो को अनब्लॉक किया जाता है कि वहाँ जो भी डिफिशियंसी, उसको यही मानते हैं कि रुक गई है, उसका फ्लो जनरेट करते हैं, तो जिससे कि वो प्रॉपर चैनल में वापस आ जाए और अल्टीमेटली उसके यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक बिल्कुल प्लेस से दूसरे प्लेस External तक किया बंदे जाता हैं है। अपने एक्सटर्नल वो एनर्जी दी जाती है और जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को दूर किया जाता अनब्लॉक है। किया जाता है। उसमें भी किया यही जा रहा है, जो भी अंदर डेफिशिएंसी है अथवा जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना। हाँ जी महाराज। अच्छा। अब एक और तरीका है, मान लीजिए जो डेफिशिएंसी हमारे भीतर हुई थी किसी एंजाइम्स के ज़्यादा अथवा कम होने के कारण, यदि हमारी बॉडी अंदर ही अंदर उसी एंजाइम को स्वयं बनाने लगे, सपोज इंसुलिन, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि एक्सटर्नल इंजेक्शन लेकर के इंसुलिन डालना? कौन सा ऑप्शन बेटर है? नेचुरल एवरीथिंग इज बेटर, नेचुरल में ही होगा। हाँ, जो अपने आप होगा। तो एक्सटर्नल से ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है? इंटरनल। एक एक्सटर्नल पॉइंट दबाओगे, फिर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे भी कुछ इफेक्टिव और कुछ हो सकता है। उससे इफेक्टिव ये हो सकता है कि हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाए, यानी जो भी डेफिशिएंसी है पर्टिकुलर ग्लैंड से, उस ग्लैंड से वो एंजाइम्स अपने आप सिक्रीट हो जाए ताकि वो जो भी था वो सब दूर हो जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है? यही ना। हम कोई भी पैथी को यूज कर रहे हैं, पैथी का यूटिलाइजेशन सिर्फ इसीलिए ही हो रहा है कि बॉडी में जो भी इधर उधर की विकृति आ गई थी उसे दूर करना है। और उसमें बेस्ट है कि इंटरनली यदि कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि जो भी हमें नहीं मिल रहा था वो मिलने लगे, वो सबसे अच्छा है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे मिल सकता है आपके हिसाब से? हमें कोई मेडिसिन ना लेना पड़े, कोई पैथी को उपयोग में ना करना पड़े, कोई नेचुरोपैथी नहीं, कोई एलोपैथी नहीं, कोई वात पित्त कफ के बैलेंस के लिए कोई हमें औषधि भीतर से ना लें, अथवा किसी रेकी और हीलिंग, प्राणिक हीलिंग की आवश्यकता ना हो, ऐसा कोई तरीका है? जी महाराज। हाँ हाँ बोलिए। आजकल सेल थेरेपी चलती है महाराज। कौन सी थेरेपी? सेल थेरेपी। माइक सीधा करके बोलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ महाराज जी, अभी सेल थेरेपी चलती है, उसमें बच्चे की नाल होती है, उसको प्रिजर्व करते हैं। हाँ, उससे बोलते हैं कि उससे हर तरह की डिजीज सही हो सकती है। अभी हमने भी हमने हमारे रिलेटिव के यहाँ किया था, उसके घुटनों में तकलीफ थी तो वहाँ से सेल निकाल के उनके घुटनों में इंजेक्ट किया और नेचुरली वो घुटने ठीक हो गए। ऐसा ये भी कुछ एक्सटर्नल आप अंदर डाल रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारी बॉडी ही इंटरनली कुछ प्रोड्यूस ऐसा करने लगे जिससे हमें एक्सटर्नल मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़े? क्या ऐसा कोई रास्ता है किसी के पास? हाँ बताना। यदि ये रास्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, ये रास्ता यदि मिल जाए सबसे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब व्यक्ति खुश रहता है, हाँ, हैप्पी रहता है और अंदर से खुश रहता है, तो ऐसे ऑटोमेटिक हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि वो सब बैलेंस कर देते हैं। अच्छा। तो इंसान का खुश रहना बहुत ज़रूरी है।
यानी अच्छे इमोशंस जब हमारे भीतर पैदा होने लगे, अच्छे भाव हमारे भीतर पैदा होने लगे, जब हम प्रसन्न रहते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन करने लगती। हमने ये सारी प्रोसेस इसलिए आपको बताई है कि जब आपके जीवन में परेशानी आती है, आपकी बॉडी में परेशानी आती है, तो परेशानी को दूर करने के लिए आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं, अथवा हीलिंग का यूज़ करते हैं, अथवा कोई नेचुरोपैथी का यूज़ करते हैं। अब वो एस्ट्रोलॉजर आपको एक स्टोन दे रहा है, समझना। अब उनका तरीका क्या है, कोई तत्व इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, अथवा किसी का साइड इफेक्ट हो रहा है, शनि ग्रह का साइड इफेक्ट हो रहा है, अथवा बुध ग्रह का साइड इफेक्ट, वो वीक है, तो वो एक ऐसा ग्रीन स्टोन प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा रेडिएशन आ रही थी उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपको हानि न करे। यानी वो भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन सी मेडिसिन, कौन सी पैथी कितनी इफेक्टिव होती है, ये अलग पॉइंट है, समझना। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा हाँ इसका क्या है, मंगल ग्रह कमजोर है, तो बोले इसको मूंगा पहना दो, रूबी पहना दो, ये बोलता है ना। चंद्रमा कमजोर है तो बोले क्या मोती की एक माला दे दो, मोती की एक अंगूठी दे दो, क्या बोलता है। और शनि कमजोर है तो क्या नीलम दे देता है, क्या देता है, नीलम ना। शुक्र में क्या दे देता है, पुखराज, कि बुध में पुखराज देता है, कि सौरभ क्या देता है, बुध ग्रह में पुखराज दे देता है, गुरु ग्रह में कोई भी ऐसा स्टोन, टाइगर स्टोन वो होता है, कैट साई वाला होता है ऐसा, अथवा वो कहेगा कि पीले रंग की माला पहनना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए। देखना, वो भी अपनी सोच के अनुसार आपको कुछ ऐसी मेडिसिन अथवा ऐसी परिस्थिति निर्माण करने के लिए कह रहे हैं ताकि जो इम्बैलेंस हमारी बॉडी में अथवा हमारे जीवन में क्रिएट हो रहा है उसे हम बैलेंस कर सकें। चंद्रमा के लिए वो मोती प्रोवाइड करेगा, मंगल के लिए कोई भी मूंगा दे देगा, लाल रंग का स्टोन दे देगा, बुध ग्रह के लिए पुखराज दे देगा, गुरु के लिए पीला, और शुक्र के लिए स्फटिक आदि, शनि के लिए नीलम आदि, और राहु केतु कमजोर है तो काला रंग। देखना उनके तरीके, काले कपड़े पहनो, ये करो, वो अपनी सोच के अनुसार। ये सारी की सारी एक्सटर्नल है। अब इंटरनल चीज, जैसे अपन ने समझा कि वो इमोशन यदि हमारे भीतर पैदा होने लगे, सबसे इफेक्टिव तो वो है। और इसके अलावा एक थेरेपी और भी है, जानते हो, जब हम किसी ऐसी शक्ति से जुड़ते हैं और जो एलिमेंट हमारा वीक है उससे हम डायरेक्ट ले लेंगे। जैसे हमने उस दिन कहा था, यदि हमारा सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, तो हमें ऐसी शक्ति का ध्यान करना चाहिए, उसके मंत्र का जाप करना चाहिए अंतरंग से, उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो जो काम आपका रूबी स्टोन कर रहा है, मूंगा पत्थर कर रहा है, उससे 1000 नहीं, करोड़ गुना ज्यादा इफेक्टिव वह कर सकता है। तो ध्यान के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से, उन पंच परमेष्टि के माध्यम से हमारे भीतर अथवा आपकी कुंडली का जो ग्रह कमजोर है उससे बहुत स्ट्रांग हम बना सकते हैं। अब ये सब एक्सटर्नल नहीं हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट पैदा होगा। अब जो 2 तरीके हम बता रहे हैं, एक तो व्यक्ति ऐसे इमोशंस पैदा करने लगे, सपोज आपकी वाइफ से नहीं पटती है, शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर क्या सजेस्ट करता है, स्फटिक मोती, आप उसकी केयर करने लगो, ध्यान देने लगो, उस पर टाइम देने लगो, उसकी डिमांड थोड़ी फुलफिल करने लगो। जो आपके अगेंस्ट थी अब वो आपके फेवर में आ जाएगी। देखना, जिसके कारण आपको हमेशा प्रॉब्लम होता था, आपकी पटती नहीं थी, जब आप ऑफिस जा रहे हो तो दिमाग खराब हो रहा है,
आप हमेशा उसको लेकर के नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आप कुछ भी अच्छी अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया, व्यवहार बदला और उसके प्रति सोच को बदल दिया, अब जो आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही थी वो सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी, साथ में वह आपके अनुसार अब चलने लगेगी। और कुछ दिन बाद आप देखना, जो शुक्र की अंतरदशा थी वो बदल करके इधर आ जाएगी बिल्कुल से इफेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप कोई स्टोन का आलम्बन न लेकर के अपने व्यवहार को बदल रहे हैं। आपकी मां से नहीं पड़ती है, चंद्रमा वीक है, चंद्रमा वीक है, कमजोर है ना, तो मां की खूब सेवा करना शुरू करो। बिल्कुल मां की खूब सेवा करो। जो भी आपके घर में उन जैसे हैं, बड़े लोग हैं, उनका खूब ध्यान रखना शुरू करो। उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाओ, उन्हें गुरु के दर्शन के पास करके लिए लेकर के जाओ। उन्हें दान देने की इच्छा होती है तो उनसे कहो कि आपको जहाँ दान देना है, देखो आपका चंद्रमा है ना ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो जाएगा। जिसका गुरु कमजोर है अपने जीवन में गुरु बना ले, समर्पण कर ले, जैसे जैसे गुरु बोल रहे हैं वैसा वैसा करने लगे, बिल्कुल गुरु की आज्ञा मानने लगे, उसका गुरु अपने आप बढ़ जाएगा। आप पीला मोती पहन लो, पीला कुछ भी पत्थर पहन लो, पीली माला फेर लो, उससे ज़्यादा इफेक्टिव जो वह तरीका है, जीवन में गुरु के प्रति समर्पण लिख करके आ जाओ। आपके गुरु ग्रह की दशा जो है एकदम ऊपर आ जाएगी। आपका शनि कमजोर है ना, जितने भी नौकर चाकर हैं थोड़ी सी उनकी सैलरी बढ़ा दो बिल्कुल कह रहे हैं। उनके बच्चों का ध्यान रखने लगो, उनकी जो भी कमियां हैं जिससे वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं उसे दूर कर दो। जो अभी आपके लिए काम अच्छे से ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, वो डिवोशन से पूरा का पूरा काम करने लगेंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट देने लगेंगे आपके लिए, क्योंकि मेरा बॉस जो है मेरी चिंता करता है। एडवांस में ही सैलरी रिलीज कर दो उसकी, देखो करके देखो, आजमा करके देखो, थोड़ा बोनस उसका बढ़ा दो, बस वो खुश। और जो आपके चोरी कर रहा था, टाइम कट कर रहा था, आपकी निंदा कर रहा था, वो अब आपके फेवर में आकर के आपका काम हुआ। शनि ग्रह बड़े मजबूत हो गया, हो जाएगा मजबूत। थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करने लगो, शनि ग्रह मजबूत हो जाएगा। यानी जैसे ही व्यक्ति अपना बिहेवियर चेंज करता है जहां वो रह रहा है, वैसे ही उसकी ग्रहों की जो दशा, महादशा की नहीं, अंतरदशा में थी, वो एकदम बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल बढ़ती चली। आजमा करके देखना, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, आपकी बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल बुध ग्रह कमजोर है, ज्ञान नहीं होता है। क्या कहना, मरकुरी पहनोगे? बुध ग्रह आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं बच्चों के लिए, बच्चों को समय देना शुरू करें। पेरेंटिंग अच्छा करना शुरू करोगे तो आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। ये एक एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट को यदि आप जीवन में अपना लोगे तो अंतर आप देखना। फिर एक और एस्पेक्ट है, वो डेफिशिएंसी हम कैसे दूर करें। सबसे इफेक्टिव जो है वो ध्यान वाला और कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म को इस प्रकार से बैलेंस करने वाला। अब इन दो एस्पेक्ट्स को अपन कल देखेंगे, आज समय हो गया है। कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो, खड़े होकर के। हाँ आपको, अरे हाँ एक एस्पेक्ट तो अभी रह गया हमारा। हाँ तो पता नहीं वो क्या रहता है महाराज जी, अच्छा, वो लोग हाँ। पहनते हैं और घर में भी वो बड़ा सा कछुआ लग रखते हैं। वास्तु शास्त्र। हाँ, ग्रहों की दशा का प्रभाव, ज्योतिष का प्रभाव, कुंडली का प्रभाव, फेस रीडिंग का प्रभाव, एक और है वास्तु। क्या वास्तु का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ता है महाराज। कल आपसे एक बात कही थी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव वशात कर्मणा फल प्राप्ति रीति उदयः। शास्त्र के अनुसार, जैन धर्म के शास्त्र के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें, किसी भी कर्म की फल की प्राप्ति हमें इन 4 फैक्टर्स के अनुसार ही मिलती है। द्रव्य, हमारी बॉडी, क्षेत्र जहाँ रहते हैं, काल उसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, मुहूर्त, भाव, क्षेत्र मीन्स वास्तु, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बेवकूफ बनाने वाले वास्तुकारों से दूर रहना। कितना पड़ता है ये आगे अपन देख लेंगे। नमस्ते मासी, ज्योतिषाचार पे तो हमें शुरू से कहीं विश्वास नहीं रहा, पर हम विश्वास करने बोल ही नहीं रहे। अभी अपन लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्ट सर्टेन एक्सटेंट तक करता है। रही बात द्रव्य क्षेत्र काल, इनका प्रपोर्शन और भाव का प्रपोर्शन कितना है, तो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन वेटेज यदि जाएगा तो भावों को जाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल को वेटेज जाएगा बहुत मिनिमम। जो भावों से बलवान है, मजबूत है, द्रव्य क्षेत्र काल उसका विपरीत भी चल रहा है तो पार हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज लेवल का है फिर उन पर ये इफेक्ट करेंगे, और जो बहुत बिलो एवरेज है वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट करने लगेंगे। इसे समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल कल दिए थे हमने, आपकी गाड़ी एकदम खटारा है, आपका द्रव्य खराब ही है, हाँ? आपके क्षेत्र जिस रोड से आप जर्नी कर रहे हैं वो भी एकदम बेकार है, और टाइम आप ऑफिस पीक आवर्स में जाकर के ड्राइव कर रहे हो, द्रव्य क्षेत्र काल तीनों एकदम एडवर्स हो गए। आप कितनी भी अलर्टनेस से जर्नी चलाओगे नहीं कर पाओगे। तो इफेक्ट उनका इस सेंस में पड़ेगा, आप सही रूट का चुनाव करें, सही गाड़ी का चुनाव करें, सही टाइमिंग का चुनाव करें, तो ये इफेक्ट पैदा करते, इस सेंस में पैदा करते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं करते जी। लेकिन यदि ऐसी एडवर्स कंडीशन भी है, लेकिन जो बहुत शांत रहने वाला नेचर वाला है वो इसको भी पार कर जाएगा। तो अब बाकी जो बचे हुए विषय हैं अपन आगे देख लेंगे। हाँ भाई, उस शरीर के क्षेत्र का, वास्तु का कितना, उन ज्योतिष का कितना प्रभाव, हमारे द्रव्य का कितना प्रभाव, जो हमारा द्रव्य हमें मिला हुआ है वही पूर्व कर्म के माध्यम से हमें मिला हुआ है। फिर वर्तमान के भाव मीन्स वर्तमान का पुरुषार्थ का कितना प्रभाव। शरीर के अंग भी महाराज जी को संकेत देते हैं क्या? मतलब बचपन में मेरे से दिमाग में बैठी है बात, जैसे हम कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमारी बॉडी मटेरियल, उसी के अनुसार हमारी बॉडी के पूरा डिफरेंट पार्ट्स का स्ट्रक्चर होता चला जाएगा, उसी के अनुसार कलर आता चलेगा, उसी के अनुसार लुक्स शेप आता आ जाएगा, उसी के अनुसार आपकी बॉडी में तिल मस्से अपने आप आते जाएंगे। वो आते हैं हमारे किए हुए कर्म के माध्यम से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उल्टी आँख फड़क रही है जैसे बोलते हैं। हाँ? उल्टी आँख फड़क रही है, बाई आँख फड़क रही है। हाँ, कुछ पुरुषों के लिए सही होता है तो उल्टा स्त्रियों के लिए ऐसा बचपन मेरे दिमाग में महाराज जी बैठ गया है, और जब भी ऐसा होता है तो डर लगने लगता है। अच्छा, डर लगने लगता है, आप कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें तो गलत हम सबने अपने माइंडसेट में फीड कर ली हैं, इतनी ज़्यादा गलत है, बिना पढ़े अधकचरा ज्ञान जिसे कहते हैं, सुन सुन करके। इससे थोड़ा सा बचना चाहिए। फर्क, वो भी कुछ करने वाले नहीं, वो इंडिकेशन देने वाले थोड़ा सा, और वो भी किस तिथि को, कौन से वार को, किस दिशा से वो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, और वही करते नहीं है ज़्यादा। हाँ हाँ, क्या बोले महाराज जी, जैसे आपने बोला ना कि भावों का जो भी है परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और बाकी का सबसे कम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो पब्लिक है वो जो 2% की चीज़ है उसके लिए पूरा अपना 100% दे रहा है, और बाकी की जो चीज़ है उसको बताने के लिए कम से कम 1-2% भी दे दे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जहाँ मिसबैलेंस क्रिएट होगा वहाँ तो बिगड़ेगी स्थिति। जिसको जितना वेटेज दिया जाना चाहिए उतना ही दें, उससे ज़्यादा ना दें। बट ये वेटेज वाली फंडा जो आपने महाराज जी बताया वो जल्दी से हजम नहीं हो रहा है लोगों अच्छा, को। हजम नहीं हो रहा है, कल इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और वो हाँ। रिद्धि वाला जो अब इनके सॉल्यूशन में हम वो रिद्धि वाले मंत्र वाले वो अब इनके सॉल्यूशन में लेके आएंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है हम इंटरनली इतने स्ट्रांग बन जाए, इतने प्रसन्न आनंद से रहें कि वो एंजाइम्स हमारे भीतर वो अपने आप ही पैदा रहे हो, हम उससे प्रभावित ही ना हो। दूसरा सॉल्यूशन है उसको, जो कर्म अशुभ हो चुके हैं उसको हम कैसे थोड़ा सा प्रॉपरली और शुभ में कन्वर्ट कर पाए, तो उसके लिए
वो एनर्जी को लेने के लिए, जैसे रेकी में कोई व्यक्ति एनर्जी को देता है, हम इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से उन पॉजिटिव एनर्जी को कैसे ले सकते हैं, वो एक तरीका है। उसके लिए मंत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है, प्रभु की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। एक और माइंड छोटा सा महाराज जी, जैसे आपने बताया कि 9 ग्रह में किसका कुछ छोटा, किसी का कम, किसी का ज्यादा, पर एक आचार्य छोटा बड़ा किसी का कुछ नहीं होता है। इफेक्ट देखो, आपकी मोटरसाइकिल में जितना इंपॉर्टेंस इंजन का है, उतना ही इंपॉर्टेंस ब्रेक का ही, और उतना इंपॉर्टेंस चेन के एक बोल्ट का भी है। चेन जो है दोनों व्हील्स को लेकर के चल रही, यदि एक बोल्ट ढीला हो जाए, वो एक कड़ी टूट गई, अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल रुक जाएगी। तो ये नहीं समझना कि वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस सबका अपने अपने में रहता है। हमारे हाथ में इसकी का इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसी का नहीं होता, इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। बिल्कुल होता है ना, लास्ट फिंगर का भी होता है, थंब का भी होता है, मिडल फिंगर का भी होता है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जब वो किसी चीज में लग जाती तब पता चलता है हाँ। कि उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। जैसे आपके भोजन में दाल का भी है, चावल का, राइस का भी है, गेहूं का भी है, प्रोटीन का भी है, सॉल्ट का भी है, वाटर का भी है, मिल्क का भी है, घी का भी है, तेल का भी है, फ्रूट्स का भी है, सब्जी का भी है, हर एक का है ना। यदि एक कम हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाएगी पोटेशियम की, सोडियम की। तो आप किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। जिसकी जितनी आवश्यकता है, बैलेंस डाइट होना चाहिए। जिसकी बैलेंस डाइट होती है उसका शरीर अच्छा होता है, बॉडी अच्छी होती है। तो लाइफ भी बैलेंस होना चाहिए। हाँ, टाइम हो गया मेरे का। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ जी, जितना समझ आ रहा है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र जो है ग्रहों के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो उसमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, जैसा आपने भी बताया। हाँ। लेकिन महाराज जी आजकल देखते हैं कि जैसे लोग हैं अपना बर्थ प्लान करते हैं कि मेरे को फलाना डेट है, जैसे एक तारीख नया साल है, उस पर करवाना है। बहुत से लोग जो हैं वो नक्षत्र यहाँ को की देख करके बजाय तिथि को, हाँ? यहाँ की बजाय वो दूसरे शहर चले जाते हैं। हाँ। तो उनकी जन्म का स्थान भी बदल जाता है। जन्म हॉस्पिटल तो जन्म तो गर्भ में हो चुका है पहले। हाँ, जिस समय गर्भ में आया जी उसी समय जन्म हो चुका है। अब बाहर आप चेंज कितना भी करते रहो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होना था, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होना चाहता था, हो चुका है। अब सीजरिंग करके निकाल लो, जल्दी पैदा कर लो, उससे क्या होने वाला। ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन कुंडली अच्छी बनी, लेकिन लाइफ उनकी वैसी बनी नहीं रही। उन्होंने ज्योतिष से पूछ करके डेट, तिथि, मुहूर्त, लग्न, स्थान, सब टाइमिंग सब निश्चित किया, और उसी समय हुआ। कुंडली भी बहुत अच्छी बनी, लेकिन जब रियल लाइफ देखते तो वो मैच ही नहीं कर रहा कुछ। वो एक्यूरेसी नहीं है उसमें। नेचुरली जो होता है उसी के अनुसार सही प्रॉपर कुंडली बनती है। हम आर्टिफिशियल कुछ भी एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो उसके अनुसार होगा ही नहीं। नमस्ते गुरुदेव। चलो आज इतने रखते हैं, कल देख लेंगे ऐसा। बोले देवादिदेव 1000 से आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।